नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। 29 तारीख से पट खुलेगा। आप सबको संकट और अभाव से ईश्वर दूर रखे। हर तरह के खुशियों के लिए आप ईश्वर की असीम कृपा पर मुस्कुराने का अवसर मिले और हम सब प्रेम के साथ आगे बढ़ पाएं और हमारा एक ही भाव हो, आर्थिक आजादी, न्याय व्यवस्था सबके लिए जीने का एकमात्र रास्ता। पुनः एक बार आप सबको बधाई, मुबारकबाद। मानो तो देव न तो पत्थर। हर परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, कबीर, नानक, बुद्ध एक ही भाव है, वसुधैव कुटुंब का, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता का। बुद्ध की एक ही भाव, एक ही दर्शन और एक ही रास्ता, अपो दीपो भव। शिव का एक ही शब्द, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। सबका कल्याण, खुद के मोक्ष की भाव कल्पना। बस यही है पर्व, और पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आंतरिक आनंद, आंतरिक खुशियां और मन की शुद्धि। खुशियां दूसरों के मुस्कुराने पर, दूसरों के सम्मान पर, दूसरी जाति, धर्म, मजहब के साथ खुशियां ढूंढने पर। यही है पर्व। मैं आज अपने नेता राहुल गांधी जी, मैं 3 मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला मुद्दा कि राहुल गांधी जी इस देश को कहां ले जाना चाहते, देश के बारे में क्या सोचते। 4 यात्रा जिन्होंने सत्ता कुर्सी के लिए नहीं की। यदि सत्ता पाने की उनमें ललक और हनक होती तो मनमोहन सिंह जी देश के जो सबसे बड़े विद्वान अर्थशास्त्री, जब दुनिया संकट में थी तो एक महानतम व्यक्तित्व ने इस देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की, माध्यम बने। उनका सम्मान पूरे विश्व के मानचित्र पर। जब वो अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कंप्लीट रिफ्यूज किया था, कहा था नहीं, मुझे इस देश को जानना है, मुझे समझना होगा, मैं इस माहौल में नहीं हो सकता, यह माहौल मेरे लिए ठीक नहीं। और वो देश के करोड़ों करोड़ लोगों की पीड़ा के लिए निकल पड़े। -12 करकराती धूप, ठंडी हवाएं, बदन पर कोई कपड़ा नहीं। आश्चर्य। मुझे आप बताइए, एक ऐसा इंसान जो मुस्कुराता हुआ, बिना किसी डर के, भय के, बिना किसी पीड़ा के चलते रहना, अनवरत चेरेविता, सिर्फ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा, संविधान के दायित्व और कर्तव्यों की रक्षा, और इस देश के मिडिल क्लास आम आदमी की आवाज। याद कीजिए, हमेशा राहुल गांधी जी सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहे, उन्हें बोलते रहे। जब ये सरकार संविधान के लिए खतरा बन चुकी थी, तब उन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी के उस सत्य अहिंसा परित्याग के रास्ते चलकर उन्होंने झोपड़ी, खेत खलिहान, आर पर बैठकर हर वैसे जगह, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी आम आदमी, कभी बीपीएससी यूपीएससी, कभी एसएससी,
ना जाने बेटियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आजादी, बेटियों का सम्मान, गरीबों के अधिकार की रक्षा और इस देश की स्वामित्व स्वतंत्रता, एक वैचारिक स्वतंत्रता, हर वर्ग और समुदाय की, कश्मीर से कन्याकुमारी, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, एक देश की परिकल्पना करके निकल पड़ते। कभी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, बस एक ही गहरी चिंता उनकी होती है, इस देश को गांधी के रास्ते ले चलना, अंबेडकर के विचारों पर चलना, सरदार पटेल के उस मुद्दों पे चलना, नेहरू जी का त्याग, इंदिरा गांधी जी और राजीव की कुर्बानी, मनमोहन सिंह जी की आर्थिक व्यवस्था को समझने वाला एक संघर्षशील, एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो सबकी आत्मा को सुनता, उन्हें झकझोरा और वो चल पड़े। चौथा यात्रा थी उनकी बिहार, वो यात्रा थी वोट के अधिकार। ये वोट नहीं होता, मैं फिर कहना चाहूंगा, बेटी रोटी खून से बड़ा यदि आज हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो वो वोट है, वो संविधान है, वो विचार है। यदि वोट का अधिकार इस देश के गरीबों को ना मिला होता तो शायद मेरा सम्मान, मेरा आत्म स्वाभिमान कभी भी इस देश में नहीं घुसता। यदि मेरे थोड़े भी अधिकार कहीं बचते हैं, मेरे जीवन का थोड़ा भी सम्मान बोध कहीं है, तो वो वोट के कारण। वोट यदि हमारे जीवन से खत्म कर दिया जाए तो फिर समाज में हमारा महत्व ही खत्म हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, बेटी के अधिकार से बड़ा है वोट का अधिकार। और वर्तमान सरकार लगातार जुमलेबाजी पर, कभी जादू मंत्र पर हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, कभी दुनिया मुट्ठी में होगी, कभी भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कभी हर घर की गरीबी को मिटाने की कल्पना, रोजगार देने की बात, सब कुछ जुमलेबाजी। और अब सियासत के लिए पहली बार जुमलेबाजी, दूसरी बार पुलवामा। आरडीएक्स कहां से आया, आरडीएक्स लाया कौन, यह आज तक चर्चा सदन में क्यों नहीं हुई। 3-3 क्विंटल आरडीएक्स किसी ने तो भारत में ही दिया होगा, या कोई लाया होगा, तो रास्ता क्या था। 3 क्विंटल आरडीएक्स किस बंदरगाह के द्वारा आए, और फिर उस बंदरगाह से कश्मीर कैसे पहुंचता है। कौन वो लोग थे जिन्होंने ये निर्णय लिया, हम वायुसेना से नहीं जाएंगे, हम जमीन के द्वारा हमारी सैनिक जाएंगे। 11 गाड़ियों के बाद बर्मा गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, और उस गाड़ी में सभी राज्य के अलग अलग सैनिक बैठे, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 8, और वही एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में टक्कर मारता है, ब्लास्ट करता है, और लगभग 11 राज्यों में 4, 5, 6 सैनिक की लाश चली जाती। 11 राज्य पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तय होता है, और फिर हमारे सैनिक के लाश पे, इस देश के इंसान के लाश पे पुनः एक सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद
ना तो किसी को सजा हुई, कौन थे कौन आए पता नहीं चला, और फिर पुलवामा खत्म हो। फिर आता है पहलगाम। 3 दिन पहले ट्रंप ने कहा मैंने इस युद्ध को, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कायर भी है, जो कमजोर भी है, जो मन से गरीब भी है, कि जो जिसके पास दिल ना हो, बिल्कुल निगेटिविटी, नैरो माइंडेड, नकारात्मक सोच, कभी भी देश के लिए नहीं सोचता, कभी भी इस देश की गीता कुरान बाइबिल के लिए नहीं सोचता, ग्रंथ के लिए नहीं सोचता, इस देश की सनातन संस्कृति के लिए नहीं सोचता, इस देश की आध्यात्मिकता के लिए नहीं सोचता, इस देश के साहित्यिक संग्राम के लिए नहीं सोचता, इस देश की विचारों के लिए नहीं सोचता। सिर्फ उनकी जहन में कुर्सी और सत्ता होती, और उस सत्ता और कुर्सी के लिए वह इस देश के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करना चाहते, संविधान के माध्यम को खत्म करना चाहते। वो कभी रूस के तर्ज पर पुतिन को देखता है, तो कभी किम जोंग को, कभी वो चाइना को देखता है। उनके अनेक रंग हैं, लेकिन उनकी प्रगति का कोई आधार नहीं, विकास का कोई आधार नहीं है। 4000 से ऊपर फैक्ट्रियां, कोरोना और कोरोना के पहले बाहर चला जाता है। चाइना की लगभग फैक्ट्रियां वियतनाम और ताइवान जाती है, भारत नहीं आता। कभी किसानों के लाश पर राजनीति होती, तो कभी नोटबंदी के उस हिंदू के लाश पर राजनीति होती। मुसलमान मरते नहीं है। नोटबंदी के सवाल पर एक सवाल खड़ा होता है, कहा यह जाता है कि मुसलमान सूद नहीं खाता, ब्याज नहीं लेता, पैसा घर में होता है। नोटबंदी कर दो, मुसलमान के पैसे खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। नोटबंदी कर दो, कांग्रेस के पैसे खत्म हो जाए और कांग्रेस की चुनावी राजनीति मिट जाएगी, कांग्रेस मुक्त कर दे। कभी भी वो पॉजिटिव नहीं सोचता। मैं उस मुद्दों पर आज नहीं जाना चाहूंगा। आज जाना चाहूंगा राहुल गांधी के चौथे यात्रा के बाद एक उस निर्णय के, राइट ऑफ फूड, राइट ऑफ हेल्थ, आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन, वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन वन इकोनॉमी, वन नेशन वन हेल्थ, यह लागू किसने किया? मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में। और यह लागू सबसे पहले कहां हुआ? राइट ऑफ हेल्थ, गहलोत जी की सरकार। और अब वो बात कर रहे हैं 52% आरक्षण। हम ऊंची जात को भी आरक्षण दे रहे हैं, हम ईबीसी एसटी एससी के अधिकार को भी आरक्षण दें। हम सबकी बात करेंगे। वो बात कर रहे हैं फार्मर के 4 गुना से 10 गुना अनाज की। वो बात कर रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी की। वो बात कर रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार में जाति जनगणना करानी, जिसमें सबको अधिकार मिले, सबकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो, शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सेदारी हो। अब बात कर रहे हैं उस वर्ग की जिन्हें आजादी के बाद किसी ने देखने का काम नहीं किया। कभी कभी राइट ऑफ फूड और मनरेगा जैसी चीज कांग्रेस नहीं लाई। कस्तूरबा और नवोदय जैसा विद्यालय मिडिल क्लास और गरीब को पढ़ाने के लिए कांग्रेस नहीं लाई। एक साधारण स्कूल भी दिया, एक आईएम भी दिया, एक टॉपर नेत्रहाट भी दिया, एक सैनिक स्कूल भी दिया, तो एक कॉमन स्कूल भी दिया। सब कुछ सरकार नहीं लाई, कांग्रेस नहीं लाई। अब राहुल गांधी का संकल्प है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प,
अत्याचार निवारण, यदि किसी ईबीसी पर कोई जुल्म होता है, उनके रोजगार पे जुल्म होता है, कोई मछली मार रहा हो वो उसका अधिकार है, कोई मेस्तर का काम कर रहा हो वहां उन पर कोई जुल्म हो, किसी के रोजगार पे छीना जाता हो, उनके अधिकार छीने जाते हो, तो ये कानून हम लाएंगे ताकि सबकी भागीदारी। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत नगर निकाय में 20% आरक्षण बढ़ाकर 30%। मतलब जो पंचायत में और नगर निकाय में जो चुनाव होगा उसमें अत्यंत पिछड़े की भागीदारी सुनिश्चित हो, एसटी एससी की भागीदारी सुनिश्चित। ये बात हमारे नेता राहुल गांधी जी कर। अनुपात आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून संविधान 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए, और केंद्र सरकार नहीं करती है तो उसको मेरी सरकार करेगी। नियुक्ति की चयन प्रक्रिया नॉट फाउंड सुटेबल NFS जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाए किसी भी कीमत पर, जिससे ओबीसी बीसी एसटी एससी के बच्चों के अधिकार संरक्षित होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची अंडर ऑफ ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों की एक कमेटी बनाकर निष्पादन किया जाए। मतलब जो भी कुछ ऐसे मुद्दे जिससे उनके सामाजिक शैक्षणिक रोजगार के मुद्दों पर किसी का हमला होगा, वह एक कमेटी गठन होगा और उसका सॉल्यूशन वहां पर होगा। 5 डिसमिल भूमिहीनों को जमीन, यूपीए सरकार ने 2010 में 3 डिसमिल जमीन की थी, अब हमारे नेता राहुल गांधी जी 5 डिसमिल जमीन की बात कर दी। यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियम 2010 में मेरे ही गवर्नमेंट ने किया था। निजी विद्यालयों में नामांकन होती आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाए। ये कमिटमेंट राहुल गांधी का ही हो सकता, किसी और का नहीं। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके, आपूर्ति कार्यों में अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण, यह संकल्प है मेरे नेता राहुल गांधी का। 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी संस्थान में नामांकन हेतु आरक्षण लागू करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आरक्षण की देखरेख में उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये 10 संकल्प समझ रहे हैं आप। जो अंबेडकरवादी सोच के लोग हैं, जिन्हें एक ही बात बताई गई, भाग किस्मत और भगवान, कर्म कुछ होता ही नहीं, तकदीर ऊपर से लिखा के लाए, हमें गरीब ही रहना है, भगवान ही कुछ कर सकता। ये 10 संकल्प राहुल गांधी जी का, न तो किस्मत, न तो भाग, न तो भगवान, बस एक ऐसा बेटा जब भी किसी मुद्दों पर बोलता है, अन्य नेताओं के तरह 1 महीने के बाद गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, जुमलेबाजी वाली बात नहीं आती। एक मुद्दे को छोड़ करके वोट और सियासत के लिए 10 मुद्दे नहीं होते हैं। आलोचना होती है राहुल गांधी जी की कुछ लोगों के द्वारा। मैं जानता हूं, बिना डरे, बिना झुके, बिना थके एक इंसान इस देश के 87% लोगों की वकालत करता, मुखालफत करता और सिर्फ सबके लिए जीना चाहता, बिना किसी जाति रंग के भेद, बच्चों की चोरी की हुई क्वेश्चन के लिए लड़ना चाहता, जिसमें सब आते,
अग्निवीर के खिलाफ लड़ना चाहता है। हर मुद्दों पर वो अडिग होता है। जब तक मुद्दा स्थापित नहीं होता, राहुल गांधी चैन से नहीं बैठते। पुनः ये मुद्दे, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों से और पिछड़ों से और ST/SC के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप 300 रुपये की ममता आशा में सुरक्षित हैं? क्या वेतनमान नहीं चाहिए आपको? क्या आपको पेंशन नहीं चाहिए? क्या आप संविदा पर रहना चाहते हैं? क्या नियोजित ही आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या कोई एजेंसी आपके लाइफ को देखेगा? क्या कोई NGO ही आपके लाइफ की जिंदगी जिएगा? कब तक? कब तक ये 10,000 रुपया चुनाव के वक्त? मेरी बिल्ली मुझसे मियाओ, मेरे ही टैक्स का पैसा मुझे दो और मेरे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करो। यह पैसा भी वोट के लिए, देश के लिए नहीं, आर्थिक क्रांति के लिए नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए। इन लोगों को वोट के 2 महीने पहले ही याद क्यों आते हैं हम लोग? प्रमोशन, नौकरी, पेंशन, 400 रुपया पेंशन, 1,000 रुपया पेंशन, स्कॉलर गार्ड, फेलोशिप गार्ड। हमें कुछ मत दो, हमें नौकरी दो, हमारे बैंक के अधिकार दे दो, हमें रोजगार दे दो, हमें ब्याज और सुद मत लगाओ, हमें जीने दो, अपना पैसा घर में रखो। यही तो मेरे नेता कहते। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जो आपसे जुमलेबाजी किया, जिन्होंने आपकी जिंदगी को छीना, जिन्होंने कोरोना में आपको सड़कों पर चलाया है, गुजरात में पीटा है, असम में, मणिपुर में, पंजाब में और महाराष्ट्र में आपको बिहारी करके पीटा जाता, वक्त आ गया है, विचार कर। दूसरा मुद्दा, बाढ़। हम आज राघोपुर गए थे, हाजीपुर के राघोपुर, ना तो कोई फसल बची और ना ही कोई घर, ना ही कोई जान माल। सरकार मस्त, हम लोग पास, आम आदमी के लिए सोचने वाला कोई नहीं। गंगा, कोसी, सोन, कमला, गंडक, महानंदा, केहर, कनहर, शब्दकोशी, ना जाने बलान, ऐसी सारी नदियों 3 बार बाढ़ में, नौगछिया, अनिहारी, बायसी, सहरसा, रुपौली, बाढ़ का इलाका हमारी जिंदगी को तबाह कर। आज हम गवर्नर साहब से मिले, हमने कहा उन्हें हमारी फसल क्षतिपूर्ति कौन दे, राघोपुर की जिंदगी कौन लौटाए। आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करिए, आप सभी तरह के ऋण माफ करिए और हमें कम से कम 4 महीने का अनाज दीजिए। इस मुद्दों पर हम गए थे। क्या कारण है कि हम इस मुद्दों पर बात नहीं करते? अमित शाह जी, आप जिस अररिया और बेतिया गए थे वो बाढ़ से प्रभावित है, आपने तो चर्चा भी नहीं। नरेंद्र भाई मोदी जी जब गए थे तो वो बाढ़ से प्रभावित थे, आप चर्चा भी नहीं करते। हम लड़ेंगे, हमारे नेता लड़ेंगे आपके, यही मुद्दा था। अंत में एक आग्रह है, मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, आपने 1 महीना पहले आपकी एक सरकार जो डबल इंजन की, कई लोगों को Y+ सुरक्षा दिया, उसमें आपने पप्पू यादव को दिया। क्यों दिया? किस IV की रिपोर्ट पर दिए?
किस सीआईडी की रिपोर्ट पर दिए ये आप जाने। मेरे पास भारत सरकार के दिया हुआ वाह सुरक्षा जब से मैं एमपी हूं तब से वो नीत मेरे साथ है। 7 बार संसदीय जीवन में मैंने कभी जीना नहीं जाना और जीने का कोई शौक भी नहीं। हर दिन सुबह जब निकलता हूं तो मरने की तैयारी में निकलता, जीने की तैयारी में नहीं। अनंत दुख देखे, अनंत यातनाएं देखिए, अनंत लाठियां चलिए, अनंत गलत लोगों के सामने हुए, कभी नहीं डरा, कभी मैंने भीख नहीं मांगी। लेकिन पता नहीं 1 महीने पहले Y+ किस आधार पर सुरक्षा दिया गया, ठीक 1 महीना बीता भी नहीं था कि Y+ सुरक्षा किस राजनीतिक ताकतों के कहने पर हटा लिया। क्या आप मेरी सच्चाई दबाना चाहते? क्या आप डराना चाहते? मजबूत विचारधारा और सच पर चलने की ताकत, दुनिया से प्यार करने की जिसकी का संस्कार हो, जिसका लाइफ, मेरी जिंदगी सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की और इंसानियत के आंसू पोंछने के लिए, जो कभी भगवान से भीख ना मांगा, जो कभी किसी भगवान के सामने हाथ न जोड़ा हो गरीब के अलावा, किसी ताकतवर आदमी की वोट कभी नहीं ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर को कहा कि मुझे किसी माफिया और किसी डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए। आप उसको सच्चाई के रास्ते रोकना चाहेंगे? या कुकृत और कुकर्म मत करिए, सब एक तरह नहीं होते। पूरा देश आपसे डरेगा। एक आदमी होगा पप्पू यादव। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद यदि इस धरती पर किसी को डर नहीं है तो पप्पू यादव। जब इच्छा हो छेड़िएगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम किसी कमजोर गोद में ना पले। हमें संस्कार इस बिहार ने दिया। हर जाति, धर्म और वर्गों के विचार से हमें ताकत मिलती है। मेरी कोई अपनी एक जाति नहीं है, लेकिन जिस वर्ग से आता हूं वह समाज लड़ना जानता है। संजय झा जी, शिखंडी की तरह वार मत करिए। और सम्राट जी, मैं आपको भाई मानता हूं, सब एक तरह नहीं होते। एक घर धनिया बकसता है। मैं व्यक्तिगत आलोचना कभी नहीं किया हूं। जिस दिन करूंगा कोई नहीं बचेगा, सब नंगे हो। मैं जानता हूं 1.5 घंटा किसके घर में मीटिंग। संजय झा जी, आप आनंद लीजिए ना। आप तो चाहते ही नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा जदयू का नेतृत्व करे। तो मिटाना के दौर में तो आप हैं ही। अब पप्पू यादव, संजय झा जैसे लोगों से भी डरने लगे। आप जैसे गीदड़, आप जैसे शिखंडी और आप जैसे दूसरों के सहारे जीने वाला भी पप्पू यादव को डराने लगे। तो गलतफहमी में मत रहिएगा। सुरक्षा हटाए हैं, गुंडों को भी ढूंढ लीजिए। जहां मन हो वार करवा लीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3 महीनों से मेरा केस चल रहा है इसी सुरक्षा के मुद्दों पर। आप प्रदीप मंडल जी से लेकर दिलीप जायसवाल जी से लेकर सबको Y+ Y थ्रेट, सारे नेताओं को आपने सब कुछ दिया। सिंगल आदमी पप्पू यादव से क्या डर हो गया कि आपने मेरी सुरक्षा हटा दी?
आपको बताना चाहिए कि 1 महीने के अंदर हमें सुरक्षा क्यों मिली और 1 महीने के बाद हमारी सुरक्षा क्यों हटा दी, ये रिपोर्ट क्या था। और ये मैं हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ हूं, आपसे लड़ूंगा, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ूंगा और आपको मिटाने के लिए भी लड़ूंगा। फिर मैं अंत में कहना चाहूंगा, सबको डराइएगा, पप्पू को डराने की हिम्मत मत करिएगा। मैं 24 घंटा आप जैसे बेईमान, चरित्रहीन, आप जैसे कमजोर और कायर आदमी से लड़ने को तैयार रहता हूं। जितनी ताकत हो लगा लीजिएगा। मैं वैचारिक रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से आपसे लड़ने को तैयार रहूंगा। आगे जो आप साजिश कर सकते हो मुझे खत्म करने की, करते रहिए। हम आपसे लड़ते रहेंगे बिहार और बिहारी को बचाने के लिए, और इस बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों की जिंदगी के लिए। हम हर उस बेईमान चोर को मिटा देंगे जिसने इस बिहार को कष्ट दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। कोल्ड कॉफी लगा।